व्यूअर्स है विश्वदीप हैं हमारे साथ कोलकाता से। विश्वदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम। मैंने तो आपको पोर्टफोलियो भेजा है अपना। तो मेरा जी। एसआईपी चल रहा है लगभग 19,000 का। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं 20 साल तक मेरा निवेश करना है। तो उसके बाद मेरे को मतलब टारगेट है मेरा 3 करोड़ तक। तो उसके 20 साल बाद एसडब्ल्यूपी के मतलब एसडब्ल्यूपी करना है। तो मैम उसी सिलसिले में थोड़ा मेरा जो फंड भेजा है वो ठीक है कि नहीं, और 2 लाख 2.5 लाख रुपया लमसम डालना है, तो इसी फंड्स पे डालूं क्या नया फंड्स पे डालूं? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो जैसे इन्होंने अपना सवाल पूछा, इनकी मंथली एसआईपी भी चल रही है, प्लस इनके पास कुछ लमसम पोर्टफोलियो। पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ, पहले दिखाती हूँ आपको इनका एसआईपी पोर्टफोलियो, जो कि काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। ऑलमोस्ट 12 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं 19,000 की एसआईपी के लिए। कौन से हैं? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,000 रुपये महीना, फिर 2-2 हज़ार डाल रहे हैं ये 3 फंड्स में, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप है 1250। फिर 2,000 एक और फंड में है जो कि आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी है, 1250 डाल रहे हैं बंधन स्मॉल कैप में, 1500 दो फंड्स में डाल रहे हैं निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, फिर 1000 ईच डाल रहे हैं बजाज फिनसर्व मल्टी कैप, एडवाइज मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप और निपॉन मल्टी कैप। अब देखते हैं इनका लमसम पोर्टफोलियो। लमसम पोर्टफोलियो में इनके पास है एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड 1 लाख, बंधन मल्टी एसेट 1 लाख, 80,000 है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग, आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी में 78,000, 50,000 है एचडीएफसी मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप में 40,000, मेरे एसेट ईएलएसएस में 25,000, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में, और 50,000 है एचडीएफसी ओवरनाइट फंड में। तो इनका लमसम पोर्टफोलियो बहुत डिफरेंट है इनके एसआईपी पोर्टफोलियो से। 4 करोड़ का लक्ष्य है इनका 22 सालों में, और 4.5 लाख का और लमसम इन्वेस्टमेंट भी इनको करना है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 8.5 लाख है। बताइए। जी, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है विश्वदीप जी आपका। 21 से 22 फंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड देखिए, जो एक्चुअली दीपाली जी ने भी बात कही कि आपका जो लमसम पोर्टफोलियो है वो आपके एसआईपी पोर्टफोलियो से एकदम अलग है, और उसकी आवश्यकता नहीं है। ये आपके जरिए से मैं सारे निवेशकों को बोलना चाहता हूं कि जहां आप लमसम निवेश करते हैं, जहां आप एसआईपी कर रहे हैं, वहीं उन्हीं स्कीम्स को कोशिश करिए कि उन्हीं स्कीम्स में अपना एडिशनल एलोकेशन भी डालें। अगर आपने सही मायने में एसेट एलोकेशन किया है, यानी आपने अच्छी तरीके से हर मार्केट कैप की श्रेणी को कवर किया है, हर इन्वेस्टिंग स्टाइल को कवर किया है, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, इन्वेस्टिंग स्टाइल यानी वैल्यू, कॉन्ट्रा, ग्रोथ, मोमेंटम, और एक्टिव और पैसिव का अच्छा मिक्स किया है, तब आपको अलग अलग सेक्टोरल थीमेटिक फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश करिए कि जहां आपकी एसआईपी जा रही है उसी में आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाइए लमसम के माध्यम से भी। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके पास 21 से 22 फंड है, कोशिश करिए कि इसे कम करके पहले 15 के नीचे लाइए और फिर 10 के नीचे लाइए। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, आपको टैक्स और एग्जिट इम्प्लीकेशंस देखने पड़ेंगे, तो उस लिहाज से ही काम करिए। अचानक से इसको करने की आवश्यकता भी नहीं है। तीसरी बात ये कि जितने भी थीमेटिक फंड है जो आपने काफी सारे ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, पीएसयू फंड है, डिविडेंड यील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग फंड है, वो सारे जो फंड है आप कोशिश करिए कि उनसे बाहर आ जाइए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे फ्लेक्सी और मल्टी कैप में वो थीम्स ऑलरेडी कवर हो रही हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो से बाहर आ सकते हैं, एज इन उन थीमेटिक ऑप्शन से बाहर आ सकते हैं। एक और चीज जो मैंने नोटिस की, आपने ओवरनाइट फंड में एक छोटा सा एलोकेशन डाल रखा है। अगर ये आपका इमरजेंसी कॉर्पस के हिसाब से कर रखा है तो मुझे लगता है एलोकेशन थोड़ा छोटा है, आपको उसको बढ़ाना चाहिए। अगर ये ऐसे ही आपने पार्किंग के लिए डाल रखा है, तब आप उसमें डेट का कोई दूसरा एलोकेशन देख सकते हैं। आप ओवरनाइट की जगह उसे शॉर्ट टर्म लो ड्यूरेशन फंड में डाल सकते हैं। अगर आपके पास में 6 महीने साल भर की अवधि है तो आप उसे भी थोड़ा सा देख सकते हैं। जहां तक बात है आपके लक्ष्य की, तो मेरी कंप्यूटेशन के हिसाब से जो आपका करंट 8.6 लाख का कॉर्पस है और जो नया 4.5 लाख है, वो दोनों मिलाकर आप कुछ 1.6 करोड़ के आसपास की रकम जमा कर लेंगे। और आपकी ऑनगोइंग सिप भी मिला रहा हूं मैं उसमें, जो कि 19,250 रुपए की है। तो लमसम, ऑनगोइंग सिप, ये दोनों को मैं मिला लूं तो 22 साल में 12% के हिसाब से आप 2.25 करोड़ के आसपास की रकम को जुटा लेंगे। और सॉरी, उसमें मैं लमसम के अमाउंट को जोड़ दूं तो कुल मिलाकर 3 करोड़ 86 लाख रुपए के आसपास की रकम जमा हो जाएगी। तो 2.25 करोड़ सिप से और बाकी लमसम से, ये मिलके आपकी रकम, आपका लक्ष्य जो है वो 4 करोड़ का है।
उसे अगर आपको हासिल करना है तो आपको अपनी एसआईपी को 1,000 रुपए से मंथली बढ़ा दीजिए, तो आप अपने 4 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ये इसलिए पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि आपकी अवधि काफ़ी लंबी है, 22 साल की अवधि है, तो आप अपनी एसआईपी को 20,250 कर लीजिए, आप अपने गोल पर पहुँच जाएँगे। एक आखिरी सवाल आपका था कि 4.5 लाख का लमसम एलोकेशन आप कहाँ कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने एक छोटा-सा मॉडल पोर्टफोलियो दिया है, बट अगेन आप अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर किसी अच्छे सलाहकार के साथ बैठकर इसको अच्छी तरह से फ्रेम कर सकते हैं। बट हमने एक बेसिक पोर्टफोलियो दिया है कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ईडलवाइज मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप, इसमें आप अपना एलोकेशन कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि नंबर ऑफ स्कीम्स को घटाएँ और सेक्टोरल थीमेटिक से बाहर आ जाएँ। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके कंप्लीट पोर्टफोलियो पर। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ आपसे मोहित। यूजुअली हम सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स की जब बात करते हैं तो उनको रिस्की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सेक्टोरल फंड्स रखें, बट क्योंकि ये फंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो कुछ तो रेलेवेंस होती होगी। अगर पूरे पोर्टफोलियो में यूजुअली इन्वेस्टर्स सेक्टोरल फंड्स रखें भी तो कितना एलोकेशन मिनिमम करना चाहिए उस पॉकेट में, और अगर रखे भी सेक्टोरल फंड्स तो क्या उस सेक्टर की परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करे, एक कंप्लीट लॉन्ग टर्म व्यू लेकर ना चले? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और एकदम क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल सवाल है दीपाली जी, क्योंकि हर पोर्टफोलियो में सेक्टोरल फंड होते ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सेक्टोरल फंड नहीं रखने चाहिए। देखिए, हर पोर्टफोलियो के 2 हिस्से होते हैं हमारे लिहाज से, एक होता है टैक्टिकल और एक होता है आपका स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो। 80% आपका जो एलोकेशन है वो हमेशा आपके स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो में रहता है, यानी जो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, गोल बेस्ड प्लानिंग के हिसाब से आप एलोकेट करते हैं, ये लंबी अवधि का पोर्टफोलियो है। 20% एलोकेशन ये सबके लिए वेरी कर सकता है, मैं एक थंब रूल दे रहा हूँ, 20% एलोकेशन आपका टैक्टिकल होता है, जिसे हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। ये कुछ फास्ट मूविंग थीम्स को कैप्चर करने के लिए, जहां पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, 2 साल के लिए आपको लग रहा है कि बैंकिंग थीम अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आईटी या फार्मा में कहीं पर बढ़ोतरी हो सकती है, आप उसे कैप्चर करना चाहते हैं, तो वहां पर आप वो 20% टैक्टिकल पैसा जो है अपना निवेश कर सकते हैं। बट टैक्टिकल एलोकेशन के लिए मेरी सबसे बड़ी राय यही रहेगी कि इसमें एंट्री तो बहुत आसान होती है। अब जैसे पिछले पोर्टफोलियो में ही देखिए, आप पीएसयू फंड में आपने एंट्री तो ले ली, बट उससे एग्जिट जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। एंट्री तो बहुत आसान है, बट एग्जिट कब करना है, कब उस साइकिल का टॉप आ चुका है, कब अब उसमें और बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, कब आप उसको नुकसान से बचें। पीएसयूज में हमने बहुत हैवी करेक्शन भी देखा है। तो यहाँ पर जब तक कि आप उसका एग्जिट अच्छे से ना जान पाए, अच्छे से ना टाइम कर पाए, या आपके सलाहकार जो है जिन्होंने आपको बताया है एंट्री के लिए, वो अगर आपको ठीक से सेल कॉल या फिर एग्जिट कॉल ना दे उसके अंदर में, तब बहुत परेशानी का सवाल है। इसलिए हम अमूमन बोलते हैं कि अगर निवेशक खुद से ट्रैक नहीं कर सकते या फिर उनके पास में कोई अच्छा एडवाइजर या सलाहकार नहीं है, तो फिर सेक्टोरल और थीमेटिक एलोकेशन से बचना चाहिए। और जितनी कोशिश हो आप फ्लेक्सी और मल्टी और लार्ज कैप में अपना एलोकेशन करिए। बट अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली 10 से 20% एलोकेशन टैक्टिकल जरूर करना चाहिए, जहां पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर पाए मार्केट के कंपैरेटिवली। बट ये फास्ट मूविंग होता है, वोलेटाइल होता है, रिस्की होता है, तो बहुत सोच समझकर और समझदारी के साथ ही निवेश करें। ओके, चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए।